हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 7 के चैप्टर सेकंड पे, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड अवर अर्थ। देखिए, ये चैप्टर जो अपन एनसीईआरटी की सीरीज लेके चल रहे हैं, ये केवीएस, डीएसएसबी, नेट सबके लिए प्रॉपर यूजफुल है। तो आप इसे अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। चैप्टर को हम शुरू करते हैं पर्यावरण जो है उसके साथ। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये है एक लाइन, लेकिन इसका बहुत डीपली मीन है कि हमारी पृथ्वी क्या है, गतिशील ग्रह है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन और एक परिपथ में, जो उसका एक निश्चित कक्ष है, उसमें वह परिक्रमण करती रहती है। इसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह विभिन्न पदार्थों का बना हुआ है। आंतरिक भाग में तरल पदार्थ भी है, ठोस भाग भी है। तो वहां पे स्थान के अनुसार जैसे जैसे हम ऊपरी परत से आंतरिक भाग में जाएंगे, ताप और दाब क्रमशः बढ़ता जाता है, और जिसके फलस्वरूप विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। और उन रासायनिक प्रक्रियाओं का के कारण आंतरिक भाग में हलचल होती है, और इन आंतरिक हलचलों के कारण ऊपरी सतह पर परिवर्तन होते हैं। इन एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण ऊपरी सतह पर पर्वत पठार मैदान बनते हैं। फिर क्रमशः सूर्य ताप हुआ, वायु हुई, बहता हुआ जल हुआ। इनके कारण ऊपरी सतह पर जो परिवर्तन होते हैं वो एक्स्ट्रोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, या फिर बाह्य शक्तियां कहलाती हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों की बनी हुई है, इसलिए इसे सिलिका सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। ये जो डायग्राम दिया है इसमें हम समझते हैं कि ये संपूर्ण क्या है, हमारी पृथ्वी है, और ये आंतरिक भाग है पृथ्वी का। तो सबसे ऊपरी भाग को अगर हम देखते हैं, तो सबसे ऊपरी भाग में ये जो दिखाया गया है, ये हमारी भूपर्पटी है। भूपर्पटी जो है वो सबसे पतली होती है, और इसको हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि धरातल में, मैदान में, जहां भी हम खड़े होते हैं, जिस पर पेड़ पौधे, जो भी नदियां बह रही हैं, वो वाला जो धरातल है वो भूपर्पटी का है। ठीक है, इसमें मिट्टी, थोड़े बहुत कंकड़ पत्थरों की पतली परत होती है। ये जो भूपर्पटी है, इसकी कुल मोटाई 35 किलोमीटर होती है। महाद्वीप चूंकि गहरे होते हैं, उनका मोटा क्षेत्र होता है, तो वहां यह 35 किलोमीटर की होती है, जबकि समुद्री सतह में केवल ये 5 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है, तो ये अपनी पूरी क्या हो गई, भूपर्पटी हो गई। महाद्वीप जो होते हैं वह सिलिका और एल्यूमिना के बने होते हैं, इसलिए उन्हें सियाल कहा जाता है। सिलिका और एल्यूमिना के बने होने के कारण ये सियाल कहलाते हैं। जबकि जो महासागर की भूपर्पटी है वो सिलिका और मैग्नीशियम के बने होते हैं, इसलिए उन्हें सिमे कहा जाता है। अब ये भूपर्पटी के बाद ये वाला जो भाग है वह है मेंटल का। ठीक है, यहाँ पर आपको और ये वाला जो भाग है रेड वाला, ये है क्रोड का, पूरा का पूरा। तो ये सबसे पतली परत हो गई भूपर्पटी की। सबसे जो मोटी परत है वो है मेंटल की, और मध्य का जो भाग है, मध्य परसेंटेज लिए हुए जो भाग है वो है अपना क्रोड। इस भूपर्पटी और कुछ ऊपरी मेंटल का भाग मिलाकर स्थल मंडल बनाते हैं। ऊपरी मेंटल में ही एक भाग होता है जिसमें अर्धद्रवित अवस्था में चट्टानें रहती हैं, वह दुर्बलता मंडल कहलाता है। फिर बाकी ये अपना मेंटल है ही है, और ये अपना क्रोड हो गया। तो इस तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, जो ऊपर से नीचे जाने पर इसमें इस तरह से, जब हम पृथ्वी की सतह से क्रोड की ओर जाएंगे तो ताप और दाब क्रमशः बढ़ता जाता है। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे निकिल, नी से निकिल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। देखिए, हमने अभी पढ़ा क्रस्ट वाला भाग,
जो 35 किलोमीटर की गहराई तक महाद्वीपों के नीचे है और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई तक है। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और सबसे नीचे जो है वो क्रूड होता है, जो लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या लिए हुए है। हम संपूर्ण पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं तो वह 6371 किलोमीटर है। और क्रूड मुख्यतः निकेल और लोहे का बना होता है, इसीलिए इसे निफे, नी से निकेल और फे से फेरस कहते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि ये महाद्वीपीय परपटी है, ये महाद्वीप है और नीचे की तरफ ये इसका क्या है, विस्तार है। वहीं इसलिए यह 35 किलोमीटर तक की, क्योंकि ये गहरे है ठोस। जबकि महासागर की बात करें तो यह केवल 5 किलोमीटर ही गहरे हैं, क्योंकि ये इस तरह से होते हैं, तो जो भाग होता है वो 5 किलोमीटर ही होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोज चुके हैं। तो यह याद रखने वाली बात है, ये है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में, और अभी तक वैज्ञानिक जो है वह 6 किलोमीटर की गहराई तक जा चुके हैं, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या है 6371। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत दूर है। अभी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, जो बिल्कुल ही असंभव है। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये वाला भाग जो है वो कोर का है। क्रस्ट, मेंटल और कोर को क्रमशः ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर और निचले कोर में विभाजित किया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो क्रस्ट है वह 35 किलोमीटर तक है। हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर तक और महासागरीय जो है वो 5 किलोमीटर मोटा है। इसके बाद जो ऊपरी सतह से लेकर ऊपरी मेंटल में 100 किलोमीटर तक का जो भाग है वह दुर्बलता मंडल स्थल मंडल कहलाता है, पूरा का पूरा भाग। ठीक है। इसके बाद 300 किलोमीटर मोटा जो यह भाग है वह दुर्बलता मंडल का भाग है। तो इन सब चीजों को हमें क्रमानुसार याद रखना है। अक्सर प्रश्न पत्र में इन सब के क्रम को लेकर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि भाई स्थल मंडल कितना मोटा है, 100 किलोमीटर, दुर्बलता मंडल 300 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है वह मेंटल तक का भाग है, मतलब 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो है वह मेंटल है, 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक लगभग 3500 किलोमीटर में कोर भाग फैला हुआ है। तो ये आप इसको क्रमानुसार याद रखें। और आप में से कई पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं कि पीडीएफ अवेलेबल करवाइए। तो देखिए पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बताती हूँ वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी। और जो मैटर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है वो एनसीईआरटी की ही लाइंस है। तो बेहतर है आप उसको पीडीएफ में लेने की बजाय बार बार इन वीडियोस को देखें, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। और कोई भी चीज़ एक बार में देखने पर समझ में आ जाती है लेकिन याद नहीं रहती है, बार बार देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा परपटी का है, 84% मेंटल का, 15% क्रूड का है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार, गठन की हो सकती है। शैल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय जिसे इग्नियस कहते हैं, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है और कायांत्रित शैल मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। इनकी शब्दोत्पत्ति को देखते हैं। इग्नियस जो है वो लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अग्नि। अवसादी जो है वो सेडिमेंट्री कहते हैं जिसे लैटिन शब्द सेडिमेंटम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्थिर। और कायांत्रित या मेटामॉर्फिक कहते हैं इसे, यह ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। देखिए इनके मुख्य शब्द जो हैं वह किस भाषा से लिए गए हैं और क्या अर्थ है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। और केवीएस और डीएसएसबी की तो ये प्रवृत्ति रहती है कि वह बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछती है। प्रश्न आसान होगा, उत्तर भी हमें समझ में आ जाएंगे, लेकिन हमें आंसर पता नहीं होगा। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी की जो समरी आपको दी जा रही है उसे बहुत अच्छे से समझें।
तो ये आपको याद रखना ही है कि आग्नेय चट्टानें किस भाषा के किस शब्द से लिए गए हैं और उसका अर्थ क्या है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं आग्नेय शैल की, जिसे इग्नियस रॉक भी कहते हैं। तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बनी शैल को आग्नेय शैल कहते हैं और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी शैल। देखिए ये हमने पढ़ी थी कि हमारी पृथ्वी की संरचना है, इसमें 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल है और 100 से 400 किलोमीटर की गहराई में 300 किलोमीटर मोटा जो है वो दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर है। तो इस एस्थेनोस्फीयर में अत्यधिक तापमान के कारण मैग्मा पाया जाता है, यानी चट्टानें यहाँ पर पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। ठीक है। और समय जैसे जैसे ये पिघल के और ताप बढ़ाती जाती हैं तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर यहाँ पे दबाव डालती हैं कंटिन्यू बाहर आने के लिए। चूंकि ये नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी कहीं जहां पृथ्वी अन्य क्षेत्र की तुलना में कमजोर है, सतह पतली है, वहां पर ये दबाव डाल के बाहर निकलती हैं और लावा के रूप में बाहर आ जाती हैं। तो इस तरह से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। जब ये मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जम जाता है तो जो चट्टान बनती है वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहलाती है, जिसका उदाहरण ग्रेनाइट है। जब यह मैग्मा लावा के रूप में सतह पर आके जमता है तब वह क्या कहलाता है, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है, जिसका उदाहरण क्या होता है, बेसाल्ट है। देखते हैं आगे। जब बहिर्वेदी आग्नेय शैल, जब आग की तरह द्रवित लाल मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक सतह से निकलकर सतह पर लावा के रूप में तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बनी शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं और इसकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट और संपूर्ण दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों को बना है। क्लियर, इसे अभी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्वेदी आग्नेय शैल की। तो जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाए, यानी धरती के अंदर ही ठंडा हो रहा है, तो जो चट्टानें बनेंगी वो अंतर्वेदी आग्नेय शैल होगी। चूंकि यहाँ पर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है मैग्मा, तो बड़े दानों का रूप लेगा, जिससे कि ग्रेनाइट जैसे शैल बनेगी। और जो मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थर का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो क्लियर, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर भी जमा हो सकती हैं, बाहर भी बन सकती हैं, तो ये उनकी निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवसादी शैल की, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। ये शैल लुढ़ककर, चटककर, एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं और इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये हमारी अवसादी चट्टान है, ये हमारी आग्नेय चट्टान है, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। इस पर विभिन्न भौतिक प्रक्रम, ताप, दाब, वर्षा आदि कार्य करेंगे, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होगा, विखंडन की प्रक्रिया होगी। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, लास्ट क्लास के में, कि अनाशादन पढ़ा था, जिसमें 3 प्रक्रम होते हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। जब ये चट्टान टूटकर यहीं इसके नीचे इकट्ठी हो जाती है जनक चट्टान के पास, तो वह कहलाता है अपक्षय। जबकि अन्यत्र किसी प्रक्रम के द्वारा दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो ले जाए जाने की प्रक्रिया होती है अपर्दन, और इसे कहीं अन्यत्र ले जाके अगर जमा कर दिया जाए तो वह हो जाएगा निक्षेपण। तो इस तरह आग्नेय चट्टान को कहीं और निक्षेपित कर दिया जाता है विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से, और उस पर विभिन्न जीव अपने निवास स्थान बना लेते हैं, फिर रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो उसमें दब जाते हैं और दूसरे जीव आके रहने लग जाते हैं। तो इनमें क्या हो जाता है, इन जीवों के, पौधों के, सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म मिलने लगते हैं। तो इस तरह ये जो चट्टान अब निर्मित होगी यहाँ पे, वह अवसादी चट्टान की होगी। जैसे हम पेट्रोलियम, कोयला की बात करें तो वह सब अवसादी चट्टान ही होती है, और एकमात्र अवसादी चट्टान ही ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म न आग्नेय में पाए जाते हैं, न कायांतरित में पाए जाते हैं, क्योंकि आग्नेय बहुत ज्यादा ताप दाब पे बनती है और कायांतरण में प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा कायांतरित हो जाती हैं, इसलिए उसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाश्म केवल अवसादी में ही पाए जाते हैं।
जीवाश्म किसे कहते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। तो ये अवसादी शैल हो गई, और इसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो इसके एग्जाम्पल और इसके निर्माण की प्रक्रिया। कोई भी शैल सीधे आग्नेय से कायांतरित भी बन सकती है, अवसादी से भी कायांतरित बन सकती है, और कायांतरित से सीधे आग्नेय भी बन सकती है। जरूरी नहीं है ये एक के बाद एक बने कि आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, ये किसी भी क्रम में बन सकती हैं। नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट कायांतरित शैल है जिसे मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि आग्नेय व अवसादी शैल उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। दोनों ही चट्टानें हुई हैं, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, दोनों को ही जब प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर मिला है तो वो कायांतरित में कन्वर्ट हो गई हैं। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में तथा चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन शैलों पर रह रहे थे के जीवाश्म हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकते हैं, ये कंडीशनल है। बाकी पाए मुख्यतः आग्नेय में ही अवसादी में पाए जाते हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो आग्नेय और अवसादी शैलों में जो परिवर्तन होने के बाद चट्टान बनती है वह कायांतरित है। देखिए नीचे ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, ये लाल किला है और ये ताजमहल है। अब देखिए लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, और हाँ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि लाल बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो अपना बलुआ पत्थर है वह सेडिमेंट्री रॉक से बना है। और हम ताजमहल की बात करते हैं कि ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है और संगमरमर चूना पत्थर से बनता है। तो ये जो अपना ताजमहल है वह मेटामॉर्फिक या कायांतरित रॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैल चक्र की। तो किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही शैल चक्र कहा जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बनाता है, और ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करती हैं। ताप दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाती हैं, और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं, और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए शैल चक्र को बहुत सही तरीके से यहाँ समझा आपने, और अब यहाँ पे समझाते हैं कि देखिए ये अपना मैग्मा है, जब ये पृथ्वी की सतह पर निकल रहा है तो बाहर आके बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान बनाएगा, जबकि आंतरिक भाग में आंतरिक आग्नेय चट्टान बनाएगा। ये अपनी आग्नेय चट्टान है। इसमें धीरे धीरे अवसादन की प्रक्रिया हुई तो ये अवसादी शैल बनी, अवसाद इकट्ठे हो गए और इनसे ये अपनी अवसादी शैल बन गई। इस शैल में ताप दाब से ही कायांतरित शैल बन गई है। अब यहाँ पे और कायांतरित शैल पुनः मैग्मा बनाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आग्नेय शैल अवसादी शैल में भी परिवर्तित होती है और सीधे कायांतरित शैल में भी परिवर्तित हो सकती है। अवसादी शैल कायांतरित शैल में भी परिवर्तित हो सकती है और सीधे मैग्मा में भी परिवर्तित हो सकती है। अर्थात ये प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आग्नेय के बाद कायांतरित बने अवसादी के माध्यम से ही, कायांतरित के बाद आग्नेय और कायांतरित के आग्नेय के बाद अवसादी और आग्नेय के बाद कायांतरित शैल भी बन सकती है। तो यही शैल चक्र है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं खनिज की। शैल विभिन्न खनिजों की बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कभी भी संक्षिप्त शब्दों में अगर आपको खनिज को परिभाषित करना हो तो आप इस परिभाषा के माध्यम से कर सकते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन में होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जबकि कुछ का उपयोग औषधि और उर्वरकों में होता है जैसा एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, यूरेनियम। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमें विभिन्न पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद विभिन्न चट्टानों और खनिजों की जानकारी मिलती है। आई होप यू एंजॉय दिस लेसन। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।